जैसे कैंसर, हार्ट की बीमारी, HIV एड्स, जब डायलिसिस लेना पड़ता है या उनको डिमेंशिया हो जाता है, तब उनको सिर्फ इलाज की जरूरत नहीं होती, उनको एक देखभाल की जरूरत होती है, संपूर्ण देखभाल उनको और उनके परिवार वालों को। तो ये संपूर्ण देखभाल को हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। और संपूर्ण देखभाल का मतलब ये है कि सिर्फ उसमें शारीरिक देखभाल नहीं होता है, उसमें सामाजिक बातें होती है, आर्थिक होती है, आध्यात्मिक विषय होता है, मनोवैज्ञानिक विषय होता है। तो पूरी तरह से वो पेशेंट को और फैमिली को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और हमारा ये मकसद होता है कि उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको हम सुधारें। जब निदान होता है, जब डायग्नोसिस होता है, तब से ये शुरुआत होती है, क्योंकि जैसे ही इंसान को पता चलता है कि मुझे कैंसर है, उसके मन में अलग अलग सवाल उठते हैं, उसको डर लगने लगता है, अब क्या होगा मेरा, और सवाल जैसे मेरे पास वक्त कितना है, ट्रीटमेंट होगा कि नहीं, मेरे परिवार वालों का क्या होगा मेरे जाने के बाद। ये सब जो सवाल है वो अपने डॉक्टर को पूछ नहीं सकता, वो डॉक्टर के पास समय नहीं होता उतना। तो इसलिए हम कहते हैं कि पैलिएटिव केयर जो सपोर्ट होता है वो संपूर्ण देखभाल निदान के समय से ही शुरू होता है और तब तक हम साथ में रहते हैं, तब तक वो इंसान है, उस वक्त तक हम उनके साथ रहते हैं और उनके परिवार वालों को, वो पेशेंट को गुजर जाने के बाद भी हम उनकी देखभाल करते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल में भी दिया जा सकता है, डे केयर सेंटर में दिया जा सकता है, हॉस्पिस जैसे हमारे यहाँ शांति आवेदना है वहां पे दिया जा सकता है, या पेशेंट के घर में भी, जैसे हमारी संस्था स्नेहा संस्था रोमिला पैलिएटिव केयर की तरफ से जैसे होम बेस्ड केयर देके घर घर जाके पैलिएटिव केयर देती है, उस तरह से भी पैलिएटिव केयर सपोर्ट दिया जा सकता है। तो उसमें डॉक्टर और नर्स के अलावा सोशल वर्कर होते हैं, काउंसलर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, सब लोग मिलके पेशेंट और फैमिली वालों का ख्याल रखते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले तो कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल उनको बताते हैं कि आपको पैलिएटिव केयर की से फायदा होगा, तो हम उनको पहले समझाते हैं कि हम क्या करते हैं, किस तरह से मदद करते हैं। मरीज को, उसके रिश्तेदारों को हमें परमिशन देना है, यानी कंसेंट देना है कि आपकी सहमति है इलाज लेने के लिए। उसके बाद में हम वो मरीज के घर जाते हैं कि पहले क्या दवा ले रहे हैं, क्या क्या तकलीफ हुई थी, ये सब हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम समझाते हैं कि क्या तकलीफ है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कैसा करना है। तो उसमें जिसको हम पेशेंट एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि हम पेशेंट को और उसके रिश्तेदारों को सिखाते हैं कि किस तरह से हमें इलाज करना है। बेसिकली इसमें हम लोग दर्द दूर करने का या कम करने का कोशिश करते हैं और इसके अलावा जो लक्षण है उसको भी हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, भूख ना लगना, सांस लेने में दिक्कत आना, या इसके अलावा जो है रात को नींद नहीं आना, उसके बाद में खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, पेशाब में दिक्कत आना, पेशाब रुक के होना या पेशाब में कंट्रोल नहीं रहना, इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन, संडास नहीं होना या संडास में कंट्रोल नहीं होना। जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसको लाइफ लिमिटिंग इलनेस है, तो ऐसे लोगों को मदद का ज़रूरत होता है। इसके लिए हमारा जो बड़ा टीम है, वो हमारा टीम, आपका फैमिली और जो आपका लोकल डॉक्टर है, हम सब मिलके पेशेंट का हेल्प करते हैं। हम केयर गिवर को पेशेंट का देखभाल कैसे करना है वो सिखाते हैं, जैसे कि उसे कैसे नहलाना है, अगर बेड रिडन पेशेंट है तो उसे स्पंज कैसे देना है, स्पंज के बाद कौन सा ऑयल कहाँ कैसे यूज़ करना है, कितना मसाज करना है, वो सिखाते हैं। अगर जख्म है पेशेंट को तो पेशेंट की जख्म की देखभाल कैसे करना है, कौन सा मलहम लगाना है, कैसे उसका देखभाल करके उसको साफ सफाई कैसे रखना है, वो सब जख्म के बारे में उनको सब बताते हैं। डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, डाइटिशियन डाइट प्लान लिख के देते हैं, तो केयर गिवर और पेशेंट को हम पूछताछ करते हैं कि वो फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। कम्युनिटी में ज़्यादातर क्या होता है कि पेशेंट जब ऐसी बीमारी से जूझते हैं तो पेशेंट की फिजिकल सिम्टम्स जो शारीरिक परेशानियां हैं, उसके साथ साथ मानसिक परेशानियां बहुत सारी हो जाती है। और कई बार
मानसिक परेशानियों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है शारीरिक तनाव, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यानी पैसों का प्रॉब्लम होता है, बच्चों का देखभाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मानसिक तनाव के पीछे हमारा ध्यान नहीं जाता है, अपनी इमोशंस को दबा के रखते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है। और ये सब चीज़ों की वजह से जो हमें बाहर दिखाई देता है वो है एंग्जाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, बात बात में रोना, अपने आप पे दया खाना। और हमें कई बार ये भी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। तो हमारे जो प्राइमरी केयर गिवर होते हैं उनकी जो तनाव होते हैं उन्हें हम बर्नआउट कहते हैं। तो कई बार काउंसलिंग के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम उनके अंदर क्या चल रहा है, या फिर उन्हें कहीं ऐसा कोई बर्नआउट या कोई इमोशनल इश्यूज ना हो जाए। और जब पेशेंट का ध्यान रखते रखते वो अपना भी ध्यान रखे, जिसे हम सेल्फ केयर कहते हैं। पेशेंट के जाने के बाद हम पेशेंट के फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। 1 साल तक हम कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ फ़ोन में संपर्क रखें, या फिर हम उनको विजिट करें और टटोले कि कहीं ऐसी कोई इमोशन या ऐसा कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं, तनाव तो नहीं जगह ले रहा है। जब हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, काउंसलर्स घर बैठ के लिए जाते हैं पेशेंट्स के, तो उनकी आर्थिक परिस्थिति की भी जानकारी लेते हैं, और अगर उन्हें लगा उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है तो सोशल वर्कर के पास भेजते हैं। तो हमारी तरफ से मरीजों को हम डाइपर्स और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी बार उन्हें राशन की भी ज़रूरत लगती है, वो भी हम दूसरी NGOs के नेटवर्क से प्रोवाइड करते हैं। ये देखा है कि कई बार अस्पताल में उनको इलाज तो फ्री में हो जाता है, लेकिन टेस्ट वगैरह होते हैं जैसे CT स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, उनके लिए सब उनको पैसे देने पड़ते हैं, तो उसकी भी मदद हम करते हैं। तो पहले मुझे लगा कि खाली नॉर्मल देख के जाएंगे, कुछ फैसिलिटी क्या है इतना जानकारी नहीं थी। तो जब डॉक्टर आए यहाँ पर तो धीरे धीरे कि ये करो वो करो, मतलब अच्छी तरह, मतलब हर चीज समझाए कि इस तरह लिटाना है, इस तरह खिलाना है, इतना खिलाना है, जबरदस्ती नहीं खिलाना है। 1 दिन 2 दिन बाद आते ही थे, और जो गलतियां होती तो बताते कि ये इस तरह दवा लगाना चाहिए, इस तरह नहीं लगाना चाहिए, इतना लगाना चाहिए। क्योंकि वो खुद से कुछ कर नहीं पा रहा था, मतलब चल नहीं पा रहा था। हम लोग खुद उसको उठा के व्हील चेयर पे बिठाते थे, सब उसका करना पड़ता था। स्टार्टिंग में वो खुद कुछ भी नहीं कर पाता था। ऑपरेशन के बाद भी उसको कुछ थोड़ा मूवमेंट ही नहीं था उसका। डॉक्टर दीपाली सिस्टर दोनों घर पे आए, उन्होंने देखा पेशेंट की कंडीशन क्या है, फिर उन्होंने हमें हेल्प किया बेड के लिए, एयर बेड के लिए, दवाई के लिए। आगे जाके फिर उन्होंने एक थेरेपी के लिए हेल्प की, फिर हम लोगों ने फिर थेरेपी स्टार्ट की घर पे। उसके बाद थेरेपी करने के बाद थोड़ा सा उसको मूवमेंट आया चलने का। अभी वो खुद से थोड़ा उठ सकता है, बैठ सकता है, ब्रश करता है, खाना खाता है। पहला वो कुछ भी नहीं कर पाता था। मतलब टाटा में लेके जाने का मतलब ऐसा चक्कर आता था, नहीं लेके जाते थे, तो टाटा ने घर पे भेज दिया। फिर घर पे आने के बाद में ये लोग ना हम लोग को बहुत सर्विस अच्छा दिया। मतलब गोली दवा कुछ है, वो पहला तो 2-4 महीना हम लोग बाहर से रहे, फिर ये लोग ने अपना पेंड्रा से, फिर अंधेरी से सब दवा दे दिया, अभी भी देते हैं। जब भी हम लोग को जरूरत रहती है ना तो घर पे आते हैं, अगर फोन करेंगे तो उधर से भी बता देते हैं, और सब सर्विस अच्छा देते हैं। हमारी जो सर्विस है वो टोटली फ्री है, हम उसके लिए बिल्कुल पैसा नहीं लेते।